नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के पेपर संख्या 2 के बारे में। जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। आज का वीडियो जो है ये दूसरे पेपर से रिलेटेड है, यानी दूसरे पेपर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि जो लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही सरल शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए हम लोग समझेंगे। हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और ऐसे ही हमेशा से स्वागत होता रहा है आपका। आप सभी लोग तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीजें समझाई जाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे पेपर 2 में नवीनतम बैच 2026-27 के लिए जो है इसका मॉडल पेपर है, यानी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और पिछले 2 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं उनकी श्रृंखला मैंने तैयार कर ली है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इसमें हम लोग पेपर 2 में पढ़ना क्या होता है बाबू? पेपर 2 में पढ़ना आपको सामुदायिक विकास, इसको आप जो है क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट एवं माने एंड कार्यक्रम योजना या फिर कार्यक्रम नियोजन कह सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसी का हिंदी रूपांतरण अगर करेंगे तो आपका निकलेगा सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम योजना या कार्यक्रम नियोजन। कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं, चाहे कार्यक्रम नियोजन कहो चाहे आप कार्यक्रम योजना कहो। ठीक है, बात एक ही है। चलिए, तो ये रहा आपका। तो इसी सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना, इसी के इर्द गिर्द पूरे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर का नाम ही वही है। तो गृह विज्ञान का ये सबसे जबरदस्त टॉपिक है। अगर इसको किसी स्त्री ने या किसी बच्ची ने, किसी बच्चे ने पढ़ लिया, अगर इसको पढ़ लिया है प्रोग्राम प्लानिंग और सामुदायिक विकास, तो वो बहुत आगे तक जाता है। उसके घर में कभी कलह, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, ये सब नहीं होती है, क्योंकि वो हर एक चीज को मैनेज करने में सक्षम हो जाती है। तो ऐसी गृहिणी अगर इसको पढ़ती है तो वह ग्रह जो होता है वो स्वर्ग की भांति प्रतीत होने लगता है। तो आइए आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए इस क्लास को बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन महोदया आ चुका है आपके समक्ष। सामुदायिक समस्याओं के कारण बताइए। यानी सामुदायिक समस्याएं, सामुदायिक मतलब कि जब कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें या समुदाय में तमाम समस्याएं होती हैं, वह समस्याएं क्या है? समस्याएं क्या है, यहीं तक आपका क्वेश्चन नहीं आपको छोड़ता, आगे कहता है कि उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। यानी कि कैसे समस्याओं को भगाया जाए, कैसे समस्याओं को दूर किया जाए, इसका उपाय भी बताओ आप। क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हासिल करने जा रही हो, आप बीए पास करने जा रही हो, 5वें सेमेस्टर पहुंच चुकी हो, तो आप इतनी ज्ञानी जरूर हो या इतने ज्ञानी जरूर हो कि आप इसको बता सकते हैं कि भाई इसका समस्या क्या है समुदाय में और उसका समस्या का समाधान क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं बताऊंगा कि क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से उन समस्याओं को भगाया जा सकता है। आइए उसी समस्याओं को भगाने के लिए इस उत्तर को जानना पड़ेगा। उत्तर को देखें भैया, हो रहा है महोदय, चलिए उत्तर लिखे। सामुदायिक समस्याएं, जब भी कभी आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, उत्तर लिखते समय हमेशा आपको ध्यान रखना होता है ये सामुदायिक समस्याएं क्या हैं, कारण बताइए। सबसे पहले सामुदायिक समस्या है क्या, इसको बताएं, इसका अर्थ परिभाषा बताएं। उसका फिर कारण हेडिंग डाल कर लिखिए कि सामुदायिक समस्याओं का कारण। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग पड़ेगी सामुदायिक समस्याओं को दूर करने के उपाय, तीसरी कारण। और लास्ट में निष्कर्ष रूप में आप लिख सकते हैं उपसंहारक कंक्लूजन के रूप में, जो चीजें मैं आपको उत्तर शैली में आपको लिख करके समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सामुदायिक समस्या है क्या। सामुदायिक समस्याएं वे कठिनाइयां होती हैं जो किसी गांव या किसी कस्बे के विकास, खास करके स्वास्थ्य के विकास को लेकर के हुआ, किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर के हुआ, शिक्षा या फिर रोजगार या सामाजिक संतुलन, ठीक है, इन सभी को प्रभावित करती है। ठीक है, क्या ऐसी समस्याएं, ऐसी कठिनाइयां जो गांव या कस्बे के विकास को प्रभावित करती हैं, वहां के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, शिक्षा को प्रभावित करती हैं, रोजगार को प्रभावित करती हैं, यहां तक कि जो सामाजिक तालमेल है उसको भी प्रभावित करती है, यानी सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित करती हैं। ऐसी कठिनाइयों को सामुदायिक समस्याओं के नाम से जाना जाता है। ये रही इसकी परिभाषा, या इसका अर्थ जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ये तो समझ गए कि भाई ये क्या होती है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके मुख्य कारण हेडिंग डालिएगा
सामाजिक समस्याओं के मुख्य कारण। तो पहला कारण लिखिए बाबू, पहला कारण है गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी अगर आपके पास है, मतलब गरीब हो आप, तो दुनिया में सबसे कष्टदायी, गरीबी सबसे कष्टदायी सिचुएशन होती है। लेकिन ये बात ध्यान, जो गरीब है वो सही से सो जाता है, उसको नींद अच्छी आती है, लेकिन जो अमीर है उनको नींद अच्छे से नहीं आती है। हर चीज को, जैसे उनके पास अगर 100 रुपए है तो 200 बनाने के चक्कर में अमीर हमेशा परेशान रहता है, और गरीब जो होता है वो 100 रुपए दिहाड़ी करके लेकर के आता है, आराम से 70 रुपए की सब्जी और बढ़िया से बेसन वसन ला के बढ़िया संजक पकौड़ी छान के आराम से खात है, भर नींद सोवत है। सुबेरे 5 रुपए लड़के घिस के जाओ भैया दुकानी से रस ले आओ या ब्रेड ले आओ, वही से चाय बनते बढ़िया, चाय पत्ती 5 रुपए वाली पैकेट आई जाती और चाय बन के बढ़िया आराम से लड़का और दोनों प्राणी बढ़िया आराम से चाय के चुस्की लेते हैं और फिर सुबेरे ड्यूटी पे, मतलब कि दिहाड़ी पे निकल जाते हैं। वो लाइफ भले ही उनको कष्टदायी होती है, लेकिन जो एक प्रकार से बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जो बहुत धनी हो जाते हैं, वो इस लाइफ के लिए तरसते हैं। भले उनको मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सुख करते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जिसको नींद अच्छी आ जाए वो स्वस्थ है या वह सुखी है, जिसको नींद अच्छी ना आए वह सुखी है। तो गरीब कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है गरीब सुखी। इस तरीके से कोई किसी को, मतलब कोई अपने चीज से खुश नहीं है आज के भौतिकवादी समाज में। हर व्यक्ति अपने आप से दुखी है, अपने पेशे से दुखी है, चूंकि वह उस पेशे के बारे में जान जाता है। अगर आप कोई भी चीज, जैसे मान जब तक आप मान लेते हैं समोसा ना खाए हो तब तक समोसे के लिए आप एकदम लालायित रहेंगे, यानी जो चीज आपको ना मिले या मिलने में कठिनाई हो उस चीज को पाने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है, एक दो बार उसको आप ट्राई कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसकी महत्व घट जाती है। किसी भी चीज की आप ले ले बात, ठीक है। बहरहाल चर्चा करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। तो गरीबी जो होती कहीं ना कहीं पे ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे कि बेरोजगारी। व्यक्ति बेरोजगार होगा तभी गरीब होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। साथ ही साथ में संसाधनों की कमी, जब व्यक्ति गरीब होगा तो उसके पास संसाधन नहीं रहेंगे। मान लेते हैं उसको बाजार जाना है, उसके पास साइकिल ही है, मोटरसाइकिल नहीं है, या साइकिल भी नहीं, उसको पैदल ही बाजार जाना है, किसी से लिफ्ट मांग करके जाना है। तो अभावे, मतलब अभाव जो होता है वो मनुष्य को, चूंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है, मनुष्य की इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं। आज एक इच्छा कल दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे पास मनी का होना बहुत जरूरी है। और जब मनी आती है तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और जब मनी नहीं मिलती है तो हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वही समस्या का कारण बन जाती है। व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दारू शराब पीना शुरू कर देता है, नाना प्रकार के ऐसे कृत्य करता है जो समाज की दृष्टि से एक अपराध भी हो सकता है और एक सामाजिक समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। तो गरीबी सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करने की। दूसरा, शिक्षा की कमी। कभी कभी लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी जो है समुदाय में समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी समस्या में चूंकि शिक्षित नहीं है समाज, तो इस वजह से अशिक्षा के कारण से सामाजिक जागरूकता नहीं होती, इस वजह से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा होता है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, पुअर हेल्थ मतलब फैसिलिटीज, यानी जब जिस एरिया में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं होती वहां पर भी समस्याएं उत्पन्न होती। गांव में चिकित्सालय और दवाओं की कमी है, जैसे गांव में, शहरों में आप जाएंगे दवा सरकारी हॉस्पिटल में तो आप अच्छे तरीके से चीजें मिल जाती हैं। गांव के सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे प्रखंड स्तर पर, तो वहां पर दवाएं कुछ नाम मात्र के लिए ही रखी होती है, ठीक है, कि यही दवाएं मिलती है, मतलब जैसे बुखार की हो गई, खांसी की हो गई, कुछ ही दवाएं मिलती है, बाकी दवाएं जो डॉक्टर होता है वो लिख देता है। डॉक्टर की कोई गलती नहीं भाई, जैसे दवाई उतनी मात्रा में, उतनी उच्च क्वालिटी की दवाएं, अब कुछ मात्रा में जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से जो है दवाएं वगैरह व्यवस्थित होने, लेकिन ये पहले आप हॉस्पिटल में जाते थे, 1 रुपए की पर्ची कटाते थे, उसमें आपको सब कुछ बाहर से, दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती थी, मेडिकल से जाकर के पर्ची में लिख देते थे, क्योंकि हर एक दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, मतलब ये है कि आपकी जो चेकिंग की सुविधा है वो मिल जाती है। चेकिंग की सुविधा मतलब जैसे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर आपको चेक करता है। चौथी बात है सामाजिक कुरीतियां, सोशल एविल्स, जैसे कि दहेज भी एक सामाजिक, मतलब सामुदायिक समस्या है। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, सामुदायिक समस्या है। अंधविश्वास, ये सब एक सामुदायिक समस्याएं हैं जिनको दूर करने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दहेज तो इस समय इतनी बड़ी समस्या है कि दहेज को लेकर के जो है, जो लड़कियों के माता पिता होते हैं बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। तो दहेज जो है बिल्कुल भी एक हिसाब से देखा जाए तो सही बात नहीं होती है। व्यक्ति की संकल्प क्या होता है भाई, लड़की का माता पिता यही सोचता है कि मैं कितना दे दूं अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, ठीक है। तो कभी भी मांगना नहीं चाहिए। हमारे 2 भाई की शादी हुई बड़े, कभी हमारे पिताजी ने कभी कहा ही नहीं कि हमको ये चाहिए।
हमारी भी शादी होगी तो इसमें भी ये नहीं बताया जाता कि भैया इतना चाहिए हमको, उतना चाहिए। जहाँ तक उसकी जो है बताया जाएगा 2026 तक, ठीक है। तो कहीं न कहीं पे चीज़ें जो है दहेज एक कुप्रथा समाज में जो इस समय चल रही है, इसमें लोग मतलब कि उसमें देते हैं इसको ले, जैसे कि मान लेते हैं दहेज में क्या होता है, अगर नहीं मिला आपको दहेज, तो 4 आदमी जो गाँव के इधर-उधर बैठे रहेंगे, "अरे जा कुछ नहीं मिला हो", ऐसे बोलेंगे। "अरे फलाने के रे मत ना मिला रहा, लागत है लड़कों में कुछ कमी है, ऐसा हो या कुछ दिक्कत है, क्यों नहीं मिला होगा?" ऐसे तमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, ठीक है? और जब अपनी बच्ची का दहेज मतलब जाएँगे शादी देखने, तब फिर वहाँ पर जब उनको ऐसे लताड़ पड़ेगी, तब फिर उनको याद आता है कि अरे! हम भी ऐसा समाज जो होता है बहुत ही कहीं न कहीं पे कभी-कभी ऐसा चीज़ करता है जिससे लोग परेशान होते हैं। लोग लड़की के माता-पिता यही सोचते-सोचते परेशान होते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह हम कैसे करें? तो ये सब चीज़ें तो एक कुप्रथा है, एक सामाजिक ये सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो कि समाज में या सामुदायिक समस्या उत्पन्न करती हैं। दहेज की वजह से तो लोग फांसी, ज़हर तक खा लेती हैं, कभी-कभी इतना तो जो है ताना वगैरह कभी-कभी बोला जाता है, समाज में आप देखते हैं। मतलब अब तो बहुत कम हुआ है जब से सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है तो सब समझदार हो गए, तो अब बहुत कम नॉर्मल हो रहा है कि इसके लिए ताने-वाने दहेज के लिए किसी को मार-पीट होती हो। लेकिन पहले आप सुनते थे, बहुत पहले जब आप लोग छोटे-छोटे रहे होंगे तब शायद। बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के अवसर सीमित हैं और इस वजह से भी लोग सामुदायिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। संसाधनों का असमान वितरण है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़, यानी जो संसाधन हैं, वो अच्छे तरीके से वितरित नहीं, तो ये तमाम प्रकार के साथ मतलब कि ये कारण है जिसकी वजह से समाज में क्या है, समुदाय में समस्या उत्पन्न होती है। इन सभी समस्याओं का समाधान की अगर बात की जाए, समुदाय में समाधान की अगर बात करें बेटा, देखिए समाधान ऐसे कर सकते हैं जैसे शिक्षा का प्रसार-प्रचार करें। शिक्षित अगर समाज होगा, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, शिक्षा बढ़ रही है, तो जब लोग शिक्षित होते हैं तो उससे क्या होगा? लोग शिक्षित होंगे तो इससे क्या होगा? लोग चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तो वो चीज़ों को कम करेंगे, ठीक है? वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए, यानी कि ऐसे ऐसे युवक जो कि बचपन में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं, उनके लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएँ, जिससे वो भी शिक्षित हो पाएँ, जिससे वो भी समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको जान पाएँ, जो रीतियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उनको जान पाएँ, क्या करना अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब चीज़ें जान पाएँ। दूसरा हम कर सकते हैं उपाय स्वरोजगार, यानी कि ऐसा कोई चीज़ डेवलप करें जिससे व्यक्ति स्वतः ही रोजगार सृजित करने लगे और कौशल विकास योजनाएँ चलाई जाएँ, यानी कि जो है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काम चलाया जाए, ठीक है? ताकि लोग जो है गरीबी से हट सके, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके, यानी कि ग जो उनको नौकरी मिल सके। स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल हेल्थ सेवाओं की स्थापना करी जाए, ताकि जो है लोग इससे जो है सही तरीके से निदान पा सकें किसी भी चीज़ से। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, यानी जैसे महिलाओं के अधिकारों को उनको दिया जाए, पुरुषों के समान उनको माना जाए, ये सब करके हम समाज में सामुदायिक जो समस्या है उनका निदान कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह एसएचजी का गठन किया जाए, जिससे तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी, ये सब संगठनों के बारे में। पंचायतों और एनजीओज़ की सक्रिय भूमिका अगर रहेगी, तो समाज में ऐसी समस्याएँ नहीं रहेंगी या समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। समस्या क्या थी वो मैंने आपको बताई, समाधान कैसे करना वो भी मैंने आपको बताया। अब निष्कर्ष आपका लिखने की बारी, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि ये समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है? किसके माध्यम से? सामूहिक प्रयास, किसी एक के प्रयास से नहीं होगा, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, चाहे वो राजमा ही क्यों ना हो। हँसिएगा मत। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, चाहे वो राजमा ही क्यों ना हो, कितना बड़ा चना हो, लेकिन वो अकेला भार नहीं फोड़ सकता। उसके लिए एकता रूपी जो है शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ज़रूरी है आज सामूहिक प्रयासों की, जिससे हम इन चीज़ों को खत्म कर पाएँ। सरकारी योजनाएँ ऐसी चलाई जाएँ और सामूहिक प्रयास किया जाए जनता के द्वारा, तभी ऐसी सामाजिक समस्याओं का या सामुदायिक समस्याओं का निदान संभव है। किया जाए तो सामुदायिक विकास तेज़ी से हो सकता है और सामुदायिक समस्याएँ का जो है खात्मा हो सकता है। आगे देखिएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर हम बताएँगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा प्रश्न है सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य बताइए। दूसरे क्वेश्चन को समझने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, बेसिकली कोर्स जो पीडीएफ कोर्स है, पीडीएफ में आपको सभी यूनिट्स और मॉडल पेपर रिवीजन क्लास ऐसे तमाम प्रकार के 4-5 प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाएँगे, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है? तुरंत आपको एसएमएस करना है 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है, ठीक है? क्या एसएमएस करना है इस नंबर पर? इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है अपना नाम, ठीक है? अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में हैं, लिख कर के भेज दीजिए गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में हैं, हमारा ये नाम है और हमारे पास ये सब्जेक्ट है, हम आपके ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
आपके लिए पूरी व्यवस्था है। आपको करना, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा, कितने रुपए फीस जमा करनी है आपको भैया? केवल और केवल 100 रुपए फीस आपको जमा कर देनी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही 100 रुपए आप फीस जमा करेंगे आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए कितनी क्या-क्या व्यवस्था मिलेगी बेटा? मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, खास करके जैसे आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तमाम सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीडीएफ नोट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपके यूनिट और चैप्टर्स वाइज पीडीएफ नोट्स आपके तैयार किए जा रहे हैं। वो भी पीडीएफ नोट्स आपके परीक्षा तक मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको कई बार भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र इसी 100 रुपए फीस में। ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी, जैसे आपका 2 मेजर सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट का, यानी कुल मिलाकर के 4 पेपर ये, और एक पेपर आपका को करिकुलर वाला होता है, ठीक है। को करिकुलर यानी अनिवार्य वाला, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा आपकी बार? एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। कठिन पेपर होता तो उसकी भी तैयारी पूरी आपकी करवा दी जाएगी मात्र इसी 100 रुपए फीस में। लेकिन जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं, चूंकि हमसे बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं, जैसे कि जो बच्चे हैं, अभी के लिए ऑफर आपके लिए चल रहा है कि अगर आप चाहें कि 5th सेमेस्टर गुरुजी हम पढ़ना चाहते हैं, 5th सेमेस्टर के बाद में हमको 6th सेमेस्टर में भी आपसे ही पढ़ना है, ठीक है, चूंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर 5th और 6th दोनों का एक साथ आपको पढ़ना है तो आपके लिए विशेष छूट रखी गई है। जैसे बात अभी 5th का लेंगे तो 100 रुपए पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में आप 6th का लेंगे तब भी आपका 100 रुपए में पड़ेगा। किताब और सीरीज खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आपके लिए 100 और 100 200 दो कितने रुपए हो जाएंगे? ये 200 रुपए फीस हो जाएंगे अगर आप अलग अलग लेंगे तो। लेकिन अगर आप अभी लेते हैं 5th और 6th का एक साथ लेते कंबाइंड कोर्स, तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में हो जाएगी। और जब आप 6th सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो आपको शुरुआत से चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये फायदा आपके लिए बहुत जबरदस्त है, अभी ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं तो जल्दी जुड़ जाएंगे तो आप ही का फायदा होगा, अगर नहीं जुड़ रहे तो फिर आपका ही घाटा होगा। तो जिनको भी जुड़ना, मात्र ये 150 रुपए में 5th और 6th दोनों सेमेस्टर के लिए पूरी व्यवस्था। तुरंत एसएमएस कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर और तुरंत हमारे पास जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें आपको सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, सारे विश्वविद्यालय जहां पर हिंदी समझी आती है, होम साइंस में आपको ये चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत हमारे पास एसएमएस कीजिए। चलिए इसका, अच्छा, ये 100 रुपए जो है आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा, स्कैनर पे आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि खुद ही आप जमा करो। आप नहीं चलाते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग बच्चे नहीं चलाते होंगे, तो आपके लिए गर्ल्स ग्रुप की व्यवस्था अलग से की गई है। आप जो है फीस किसी से भी करवा सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा पूरी व्यवस्था के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या? सामुदायिक विकास योजना, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग जो होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये बनाया जाता है, इसका परिचय समझे। भारत में सामुदायिक विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई 1952 में, चूंकि 1950 में देश आजाद ही हुआ था 26 जनवरी को, सॉरी 26 जनवरी को गणतंत्रता, मतलब क्या नाम है, गणतंत्र हुआ था भारत। गणतंत्र माने कि संविधान लागू हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी 1947 में 15 अगस्त को। तो जब संविधान लागू हो गया तभी से चुनाव वगैरह हुए, जब चुनाव हुए तो उसके बाद से ही आप देखते हैं उसके 2 सालों के बाद 1952 में ही एक व्यवस्था की गई, मतलब एक तमाम सारे प्लान, चूंकि एक बैग सत्ता आती तो सत्ता की तुरंत बात चीजें नहीं होती, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए चीजें करी गई। तो 1952 में शुरुआत हुई सामुदायिक विकास योजना की, कम्युनिटी प्रोग्राम प्लानिंग की, ताकि जो है सामुदायिक समस्याओं से निदान पाया जा सके, समुदाय को विकसित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए, चहुमुखी या चौतरफा विकास किया जाए, किसका? ग्रामीण क्षेत्रों का, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उठाना, यानी ग्रामीण जीवन जो है उनके स्तर को उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य पूछा गया था, दूसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता की जो सुविधाएं हैं इनका प्रचार प्रसार किया जाए खूब अच्छे तरीके से। इसके साथ ही साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करी जाए, इस उद्देश्य से भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में अगला जो उद्देश्य है इसका, स्वरोजगार और ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जाए, ताकि खुद लोग रोजगार स्थापित कर पाए और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, विकास किया जाए। महिला और बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता से योजनाओं के संचालन के उद्देश्य से जो ये जो है सामुदायिक प्रोग्राम प्लानिंग यानी कम्युनिटी प्रोग्राम प्लानिंग की बात करी गई, वो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करी गई। उद्देश्य आपके क्या है? जैसे ये आपके 6 उद्देश्य। ऐसे इतना जबरदस्त नोट्स आपको मिल रहा है, ये सब सारा नोट्स आपको मिल जाएगा
ऐसे ही और तमाम जो है नोट्स तैयारी से और प्रैक्टिस हटाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाला भी, लिखित वाला भी, किसी भी टाइप का आपका हो, सभी के लिए पूरी व्यवस्था के साथ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर सब्जेक्ट सारे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। फीचर्स क्या है इसकी, जो है कम्युनिटी विशेष, मतलब इसकी विशेषता क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता क्या है, पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित है। ये पंचायती राज संस्था मतलब कि पंचायती राज संस्थाओं की बात की जाए, इसमें हुआ क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ताकि सरकार की निगरानी में रखे जाए, तो ग्राम पंचायत मतलब ग्राम पंचायतों को मतलब ग्राम स्तर पे पंचायत करने के लिए जो है चीजों को सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, आपको अगर याद हो तो इसमें ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ऐसे ही नगरों में यानी शहरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इन सभी की व्यवस्था आपने सुनी होगी, जानी होगी। तो ऐसे ही होता, ताकि इसे ग्राम प्रधान आपके गांव का प्रधान है, तो वो प्रधान सरकार का नहीं होता, वो आपका प्रधान है। और वही प्रधान के बगल में सचिव होता है, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। सेक्रेटरी जान लीजिए राष्ट्रपति, सेक्रेटरी का साइन वाइन नहीं होता है, सेक्रेटरी का ज्यादा मतलब नहीं, उनका साइन के बिना कोई काम नहीं था सेक्रेटरी का, उसी को सचिव कहते हैं। आप एक वेब सीरीज आई है अभी, क्या नाम है उसका, भले कुछ नाम है यार, बड़ी फेमस वेब सीरीज हुई है अभी फिलहाल में, गाना है उसमें हिंद के सितारा, एक तो जीएम हुई है, डीएम हुई है, तो उसमें ही पंचायत वेब सीरीज का ही पंचायत नाम है। उसमें प्रधान और सचिव का देखिए कॉम्बिनेशन, सचिव जो होता है वो सरकारी अफसर होता है, और प्रधान जो होता है उसको जनता चुनती है। प्रधान जो होता है, जैसे प्रधानमंत्री एकदम हेड होते जो कहते हैं वही होता है, ऐसे ही प्रधान गांव का एकदम प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जैसे देश का होता है, ऐसे ही सेक्रेटरी गांव का होता है। सेक्रेटरी सरकार की तरफ से आता है, प्रधान के कार्य को देख रेख के लिए रहता है। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित है बेसिकली ये, क्योंकि ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर पर विकास करने के लिए उसी स्तर पर जन सहभागिता पर जोर देता है। यानी जनता अगर इनका साथ देगी, इन जैसे कभी भी कम्युनिटी प्लानिंग होगी, उसमें जनता का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर जनता साथ देती है तो बहुत आगे तक जो है कार्यक्रम अच्छे तरीके से सफल होता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। स्वावलंबन माने क्या होता है कि अपने खुद के विचारों पर आगे बढ़े जाओ, अपने खुद के एक प्रकार से आत्म स्वाभिमानी बने, आत्मनिर्भर हो व्यक्ति, इसके लिए उनको मोटिवेट करना, खुद ही अपने समस्याओं का निदान कर पाए। ठीक है, इतना उनके लिए प्लान कर देना। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास योजना ने गांवों को नई दिशा दी है और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक नींव रखी है, आधारशिला रखी है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, तो ये सब दीर्घ उत्तरीय में पूछे, चाहे लघु उत्तरीय में पूछे, चाहे अति लघु उत्तरीय में पूछे, आप लिख सकते हैं जब इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। प्रश्न अगला है 3 नंबर प्रश्न, SGY, SGSY, SGSY एक संस्था मतलब एक जो है योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना के बारे में आपको बताना है। दूसरी योजना ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसको ICDS कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो इसके बारे में बताएंगे, इसका फुल मतलब इसका ये क्या करती है, क्या विशेषता इसकी है। तो ये सब परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं खूब ज्यादा, इसलिए मैंने रखा है। और अगला है आपका NCC, नेशनल कैडेट क्रॉप्स या कोर। ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी कहते हैं, ये 3 चीजें, यानी कि SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और NCC यानी कि नेशनल कैडेट क्रॉप्स। जो NCC वगैरह स्कूल वगैरह में दिया जाता है, आप देखते हैं, तो वही सब चीजें। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे क्यों इसके लिए ये चलाया गया। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग लिखिएगा SGSY। ठीक है, SGSY की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, उसका जो है फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म यही है आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शॉर्ट फॉर्म में SGSY के नाम से जानते हैं। 1999 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ये बात भी ध्यान रखें, कब हुई थी, 1999 में। उद्देश्य क्या था इस योजना का, उद्देश्य था गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के अवसर देना, यानी जो गरीब परिवार है गांव के, उनको स्वरोजगार देना, ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। ठीक है, माध्यम क्या था इसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि SHG की स्थापना करी गई थी, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे, ताकि एक ग्रुप हो गांव का ऐसे लोगों का जो एक दूसरे की मदद करे या फिर ऐसी चीजें करे जिससे वो खुद ही एक प्रकार से चीजों को डेवलप कर पाए। लाभ इसका ये मिला इस योजना का, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसका एक प्रकार से इसका लाभ यही मिलता है। ठीक है, बहरहाल ये योजना चली। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो था जिस पर टिप्पणी करनी है, उसका नाम है ICDS। ICDS क्या है, अति लघु उत्तरीय में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और तीनों को मिलाकर के लघु उत्तरीय बन सकता है, दीर्घ उत्तरीय बन सकता है। आईसीडीएस की स्थापना शुरुआत 1975 में हुई। उद्देश्य था 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती और धात्री माताओं को, धात्री माने गर्भवती ऐसी महिलाएं जिनके जो गर्भवती महिलाओं को जानते हैं प्रसव मतलब की हो, और प्रसव के बाद जो महिलाएं होती हैं यानी कि जन्म हो जाता है बच्चों का, उसके बाद में ऐसी माताएं जो कि अपने स्तन का दूध पिलाती हैं, यानी बच्चों को दूध पिलाने वाली स्त्री को धात्री कहा जाता है। यानी तो धात्री माने बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माता होती है उसको धात्री कहते हैं। गर्भावस्था आप जानते ही हैं। और बच्चे कब से 6 वर्ष तक, यानी ऐसी महिलाएं, ऐसे बच्चे जो 6 साल तक हैं उनके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो बच्चे जो है अपने बच्चों को मतलब जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी माताओं को पोषण एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा और टीकाकरण के लिए काम करती है योजना आईसीडीएस। आप देखते हैं इसके तहत ही तमाम सारी चीजें मिलती नहीं उसमें, अरे तमाम सारी चीजें मिलती रहती हैं, जैसे कि उसमें रिफाइन हो गया, या फिर जो है दलिया हो गया, या फिर ऐसे आप तमाम टीकाकरण हो गया, इन सभी का आपको मिलता है। आशा बहु, ये तमाम सारी चीजें होती हैं, मिलता बांटती बढ़ती रहती है, तो ये सब आप देखते होंगे। या फिर और जो चीजें होती है जो शिक्षा मित्र वगैरह में, या तमाम सारी चीजें वो सब लोग बांटते हैं, मतलब अब पता नहीं कहाँ पे मिलता है, स्कूल वगैरह में मिल जाता है, स्कूल में जो आपके गाँव का स्कूल का वहीं पर मिलता है सब चीजें। माध्यम क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र। हाँ, वही आंगनबाड़ी केंद्र में आपको मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्र में आप जाएंगे तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। लाभ इसका है कि शिशु मृत्यु दर में कमी और बाल विकास के लिए ऐसा जो है व्यवस्था सरकार के द्वारा करी गई आईसीडीएस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन से आपका एनसीसी। एनसीसी का है भैया? एनसीसी की अगर बात करें, एनसीसी का स्थापना 1948 में है। उद्देश्य का है युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना भरना, ताकि युवा जो है अनुशासन में रहे, नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर हो, देशभक्ति की भावना आए। माध्यम है कैडेट प्रशिक्षण किया जाता है, इनका परेड करवाई जाती है, सामाजिक सेवा करने के लिए इनको मोटिवेट किया जाता है। लाभ इसका मिलता है कि राष्ट्रीय एकता और रक्षा की तैयारियां यही शुरू हो जाती हैं। जो बच्चे एनसीसी कर लेते हैं उनको आगे चल करके मिलिट्री वगैरह में जाने में कुछ छूट मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपका आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में यूएनडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं हिंदी में, यूएनडीपी कहते हैं अंग्रेजी में। इस पर टिप्पणी करनी है। और दूसरा संगठन है आपका गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फलाने एनजीओ, तो एनजीओ को ही गैर सरकारी संगठन कहते हैं। एनजीओ क्या होता है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी क्या है, इन दोनों से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी बात अगर की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। उद्देश्य था गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा मतलब विकास किया जाए, डेवलपमेंट हो समाज का, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी किए हुए बिना विकास किया जाए, या ऐसा संसाधनों का दोहन किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का दोहन कर पाए। संसाधन का दोहन मतलब जैसे कि इतना कोयला ना यूज कर लो जिसके आने वाला बच्चा आपका कोयला ना देख पाए, या कोयला से यूज कोई मतलब चीज ना कर पाए, या इतने ज्यादा एक प्रकार से वातावरण को क्षति ना पहुंचा दो कि आने वाला जो बच्चा है वो वातावरण का लाभ ना उठा पाए। यानी भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख करके संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है। अंग्रेजी में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। गरीबी को हटाना, सतत विकास करना, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण करना, शिक्षा की बात और पर्यावरण को बचाना, ठीक है, शिक्षित करना लोगों को, पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये सब उद्देश्य है किसका? इसका यूएनडीपी का। कार्यक्रम इसका क्या है? मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या था? एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये प्रकाशित करता है। ठीक है, भूमिका क्या है? विकासशील देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने के लिए इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा आपका था एनजीओ क्या होता है? गैर सरकारी संगठन, अंग्रेजी में कहते हैं एनजीओ को। देखिए, गैर सरकारी संगठन समाज सेवा और विकास कार्यों में संलग्न होते हैं। गैर सरकारी संगठन जो भी होता है वो समाज सेवा के लिए और विकास के कार्य जो होते हैं समाज के, उसमें कार्यों में लगे हुए रहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाना, पर्यावरण को सुरक्षित या संरक्षित करना, इस उद्देश्य से एनजीओज काम करती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि प्रथम, हेल्प एज इंडिया, सुलभ इंटरनेशनल,
ये सब ऐसे संगठन है एनजीओ के, मतलब एनजीओज है ये सब, जो कि ऐसी काम करते हैं। भूमिका क्या है इनकी? सरकार के प्रयासों को सहयोग देना और समाज को जागरूक करना एनजीओ का काम होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने यूएनडीपी और एनजीओ के बारे में समझा। अब आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे भाई। प्रश्न है CRY को का फुल फॉर्म क्या होता है? CRC माने होता है चाइल्ड, आर माने होता है राइट्स और वाई माने होता है यू। चाइल्ड्स राइट्स एंड यू, यानी कि बच्चों का जो अधिकार है और आपका, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया। मतलब चाइल्ड राइट्स एंड यू, इसका फुल फॉर्म होता है क्राई का, या जो है क्री का। तो इसका, इसके बारे में लिखिए ये क्या होता है। क्राई की अगर बात की जाए, CRY की, तो भारत की एक प्रमुख एनजीओ है। एक एनजीओ टाइप की संस्था है, एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यह बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है, क्राई क्या करती है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है और साथ ही साथ में बच्चों के कल्याण के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए ये एनजीओ हमेशा तत्पर रहती है। कौन सी? क्राई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलवाना, ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके, हर बच्चा पढ़े। दूसरा, बाल श्रम, शोषण और तस्करी से मुक्ति करने के लिए, ठीक है, ये काम करता है क्राई। कुछ बच्चों को पहले बाल श्रम करवाते, छोटे बच्चों से काम करवाना ये अपराध है। ठीक है, 14 साल से नीचे के बच्चों को आप काम में नहीं करवा सकते आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शोषण, बच्चों का अगर शोषण आप करें तो भी, और तस्करी से मुक्ति करवाने के लिए ये संस्था बनाई गई कैरी। इसके अलावा बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा करने के लिए बनाई गई संस्था क्राई। बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण बालिकाओं की, कि बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार मिले, बालिकाओं को भी पढ़ाई लिखाई में बराबर अवसर मिले, इस तरीके से व्यवस्था की गई। इसके अलावा हर बच्चे के लिए खेलने और खुशहाल जीवन जो है जीने का, खुशहाल जीवन का वातावरण बनाने का एक प्रकार से पूरी व्यवस्था की गई यहाँ पर। ये उद्देश्य के साथ में काम करती है क्या? क्राई नाम की संस्था। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि क्राई बच्चों के अधिकारों की आवाज है। इसका उद्देश्य है कि भारत का हर बच्चा सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और शिक्षित हो सके। ये सब इतनी सरल भाषा में मैंने नोट्स लिखा है आपके लिए, जब आप इसको पढ़ेंगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारा जो है 100 रुपए गुरुजी बता रहे हैं, 100 रुपए फीस में या 150 रुपए फीस में 5th और 6th का दोनों का कोर्स आपको मिल जाएगा, और ऐसे नोट्स आपके लिए मिलेंगे इतना जबरदस्त, माने कि आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में कि इसका कोई जवाब नहीं। अभी तो यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा कम एचडी में दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पीडीएफ में पढ़ेंगे एकदम से तबाही मचा देंगे। अगर आप इनको आपने अपनी कॉपी में नोट करके पढ़ लिया महाराज, पूरा पूरा तैयारी आप मात्र 1 घंटे में आप नोट्स को पढ़ करके कर पाएंगे, पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे 1 घंटे में, अगर आपने मेरे नोट्स को अच्छे तरीके से देख लिया तो। और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। शुक्ला डी पॉइंट में आपका स्वागत है। होम साइंस पेपर 2 की क्लास चल रही, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और योजना प्लानिंग के बारे में चर्चा होगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग 5 क्वेश्चन हो चुके, छठा क्वेश्चन आप। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और गैर सरकारी संगठन एनजीओ पर टिप्पणी कीजिए। वैसे ये क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका था, ठीक है, ये क्वेश्चंस ऊपर हो चुका है आपका, ठीक है, तो समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था 1965 में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, मानव विकास, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना है। इसको बारे में मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता रखा है। वैसे वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय का या फिर दीर्घ उत्तरीय का हो सकता है। मुख्य कार्य क्या है इसके? देखिए, दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है, इसका मुख्य कार्य क्या इसीलिए रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए सब पेपर में। सदस्य देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो रखे गए 2030 तक पूरा करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए नीतिगत मार्गदर्शन करने के लिए यूएनडीपी काम करता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन करने के लिए भी यूएनडीपी काम करता है। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करना भी यूएनडीपी के अंतर्गत आता है। यूएनडीपी का महत्व क्या है? यूएनडीपी के महत्व की अगर बात की जाए, यूएनडीपी का महत्व है विकासशील देशों के लिए विकास योजनाओं का मार्गदर्शन करना। ऐसे जो अभी विकास कर रहे हैं, उनके लिए विकास आगे वो कैसे कर पाए और डेवलप कैसे हो पाए, उसके लिए एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है यूएनडीपी। इसके अलावा यह राष्ट्रों के बीच तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता का एक पुल यानी सेतु का काम करता है,
ताकि हर एक राष्ट्र जो है तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता दूसरे देश दे पाए, ऐसे देशों को जो विकास कर रहे हैं। भारत जैसे देशों में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं जो है यूएनडीपी के द्वारा चलाई जा रही हैं, ये बात ध्यान रखिए। गैर सरकारी संगठन को एनजीओ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। परिचय समझे, गैर सरकारी संगठन की अगर बात की जाए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है। ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, सरकार से बंद करके काम नहीं करते, सरकार से मुक्त होते हैं और समाज में के कमजोर वर्गों की सहायता करते हैं। एनजीओ विकास और सशक्तिकरण के लिए कार्यरत रहते हैं, ठीक है, समाज का विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के काम करते हैं। मुख्य भूमिकाएं क्या है इसकी एनजीओ की? एनजीओ की भूमिका है कि समाज की समस्याओं की पहचान करके, समस्याओं का पहचान करते कौन सी समस्या है और उन समस्याओं का समाधान की दिशा में कार्य करते, समाधान की समस्या का क्या होगा उसकी दिशा में एनजीओ काम करता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण, पर्यावरण का संरक्षण करना हुआ, इन सभी क्षेत्रों में योगदान एनजीओ का रहता है। इसके साथ ही साथ में सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य भी कौन करता है? सरकार ही करता है, मतलब ये एनजीओ करता है। सरकार और जनता के बीच में एक पुल के रूप में काम करती है एनजीओ, ठीक है। इसके अलावा जन जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करवाती किसी भी क्षेत्र में कौन? एनजीओ वगैरह। महत्व क्या है इसका? इंपॉर्टेंस ये है कि एनजीओ जो होता है समाज के उन वर्गों तक पहुंचते हैं इससे जिससे सरकारी योजनाएं प्रभावित रूप से नहीं पहुंच पाती। एनजीओ क्या करते हैं? सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जहां तक सरकारी योजनाएं प्रायः नहीं पहुंच पाती थी, ठीक है। या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं एनजीओ और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं हर एक क्षेत्र में। समाज में न्याय, समानता और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उसको प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है इन एनजीओज की होती है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल जो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी भूमिका होती है। 7वां क्वेश्चन साहब देखिएगा। 7वां प्रश्न है बाल अधिकार एवं क्राई। बाल अधिकार एवं क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अलग अलग क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें परिचय था केवल लघुत्तरी में, इसमें उसका उद्देश्य भी है। बाल अधिकार यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू की अगर बात की जाए, देखिए बाल अधिकार बच्चों को उनके विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि UNCRC 1989 के अनुसार हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को पोषण का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है और ये मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता तो इसी की सुरक्षा के लिए किया गया है। मुख्य बाल अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे कि शिक्षा का अधिकार बच्चे का, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार है हर बच्चे को। शोषण और भेदभाव से सुरक्षा, वो भी उसका अधिकार है कि भाई उसके शोषण ना हो, उसका भेदभाव किसी के साथ ना हो। अभिव्यक्ति और सहभागिता का अधिकार भी उसको है। तो ये एक प्रकार से चाइल्ड के अधिकार होते, बच्चों के अधिकार होते, कोई बच्चा पैदा होती है ये अधिकार मिल जाता है। राइट्स, चाइल्ड राइट्स एंड यू, जिसको क्राई कहते हैं, ये क्या है? क्राई की बात की जाए, CRY भारत का एक प्रमुख एनजीओ है जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसका उद्देश्य था बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाने के लिए स्थापना हुई इसकी। इसके साथ ही साथ में बाल श्रम और बाल विवाह की प्रथा समाप्त करने के लिए, ठीक है, इसने काम किया क्राई ने। स्वास्थ्य सेवाएं दिया तमाम सारे, पोषण और सुरक्षित वातावरण को उपलब्ध करवाने के लिए इस एनजीओ ने काम किया। इसके साथ ही साथ में समाज को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अधिकार भी आप देखते हैं क्राई का ही है। तो क्राई ने काफी काम किया बच्चों के लिए, ठीक है। इसका महत्व ये है, क्राई ने भारत में लाखों बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित जीवन प्रदान करने में योगदान दिया है। यह संगठन बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में सबसे सशक्त आवाज माना जाता है क्राई, ठीक है। इसीलिए चाइल्ड राइट्स एंड यू के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिए। इसने काफी अच्छी भूमिका निभाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हेडिंग डालिएगा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा यानी होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन को प्रसार शिक्षा कहते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जैसे गांव के लोग कम जान पाते हैं, उनको किसी भी समस्या के बारे में बताना कि भाई ये समस्या ये है और इसका समाधान ये होगा। एक बार हम आपको बता देंगे, फिर आगे से अगर ये समस्या समाज में आपके होती है तो आप उन समस्याओं का समाधान खुद ही कर पाए।
यानी कि मनुष्य को इस लायक बना देना। एक्सटेंशन एजुकेशन आपको यह सिखाता है, मनुष्य को इस लायक बनाता है कि वह मनुष्य समस्या से लड़ने की शक्ति उसके अंदर स्वयं आ जाए। किस सिचुएशन में क्या निर्णय लेना है वो मनुष्य खुद ही जान पाए। ठीक है, इसका निर्णय जो है यहाँ पर हो जाता है। परिचय देखिए, प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का परिचय। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक और वैज्ञानिक जानकारियों को समुदाय तक पहुंचा करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाता है। ऐसे क्षेत्र, ऐसे समाज के तबके जो पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए हैं, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, उनको किसी भी समस्या में दिक्कत हो रही तो उनकी समस्या को निदान करने के लिए उनको अच्छे मार्ग बताना, उनको जागरूक करना ताकि उस समस्या से वो लड़ पाए। मुख्य सिद्धांत इसका क्या है, देखें कई सारे हैं। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षा व्यक्ति की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। प्रसार शिक्षा देते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उसी इंटरेस्ट के साथ में क्या रिक्वायर्ड है, क्या डिमांड है, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हमको सप्लाई करनी होती है यहाँ पर। ठीक है, जनता को क्या समस्या, उस समस्या का क्या समाधान होता है, ये सब बताना होता है। सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यानी कोई भी अगर प्रसार कार्यकर्ता जाता है समाज में या समुदाय में, तो सबसे पहली बात उसकी बातों पर लोग विश्वास क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए एक सामुदायिक कार्यकर्ता को या एक प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा से पहले उस समाज में तालमेल बैठाना पड़ता है, उस समाज की जो है सुख दुख में भाग लेना पड़ता है, उस समाज के बारे में अंदरूनी बातें जाननी पड़ती है। फिर उसके बाद में जब वो कोई बातें कहेगा समाज में तो उसकी बातों को लोग मानेंगे। ठीक है, और ऐसे नहीं मानेंगे। इसलिए जरूरी होता है एक प्रसार कार्यकर्ता का कि वह क्या हो, वह एक प्रकार से सहभागिता का सिद्धांत फॉलो करता हो, जनता के बीच में रहता हो, समुदाय के बीच में जाता आता रहता हो। ये बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सभी को समान अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी आपको प्रसार कार्यकर्ता के तौर पर आपको किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। प्रसार कार्यक्रम में सभी को बराबर दृष्टिकोण से देखना है, सभी को बराबर नजरों से देखना है। इसके अलावा अगला सिद्धांत है व्यवहारिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ जो है प्रैक्टिकलिटी। यानी कि शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इसीलिए हमेशा से ऐसी ऐसी चीजें बताइए जिससे वो शिक्षा जो ग्रहण आप बता रहे हैं उनके, उसका उनके जीवन में उपयोग भी हो। जैसे कि उनके जीवन में जो समस्या हो, उस समस्या का तत्कालिक जो मुद्दा हो उसी हिसाब से चीजें बताएं और एक आध समस्याओं का समाधान करके बता दें। और भविष्य में समस्याएं आएंगी उसके लिए उनको अवगत करवा दें कि भाई इस समस्या आएगी तो ऐसे निदान करना है। उनको इतना प्रिपेयर कर देना, इतना शिक्षित कर देना किसी व्यक्ति को कि वह समस्याओं से लड़ने के काबिल बन जाए। इसके अलावा अगला है आपका सततता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण निरंतर होते रहना चाहिए। व्यक्ति को शिक्षा और उनका ट्रेनिंग, यानी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों उनको मिलना चाहिए एक जो है जनता को, ताकि वो एक प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द समय में और आप खुद ही ढूंढ सके। इसका महत्व ये है प्रसार शिक्षा का गृह विज्ञान में, यह शिक्षा ग्रामीण और शहरी परिवारों को जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाती है कि कोई भी चीज हो कभी भी आप खुद ही उस चीजें कर पाए। इसलिए प्रसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसलिए एक्सटेंशन एजुकेशन की जरूरत पड़ती है प्रसार शिक्षा की। इससे समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, इससे बढ़ता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा से, और लोग अपनी समस्याओं का निदान पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न क्या है, प्रसार कार्यक्रम यानी एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन एजुकेशन में नेतृत्व का क्या महत्व होता है, एक नेता, एक लीडर का क्या महत्व होता है इसमें प्रसार कार्यक्रम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहा है बेटा, 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नेतृत्व का महत्व, यानी कि प्रसार कार्यक्रम में नेतृत्व का, एक नेता का मुख्य जो है एक इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप ऑफ कार्यक्रम, प्रसार कार्यक्रम यानी कि एक्सटेंशन प्रोग्राम में। ठीक है, समझते हैं।
किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना सफल बनाने के लिए एक नेता की, एक मुखिया की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। कार्यक्रम की सफलता में नेतृत्व यानी लीडरशिप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेतृत्व वह शक्ति है जो लोगों को प्रेरित कर सामूहिक कार्य के लिए इकट्ठा करता है, संगठित करता है, लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वह उस काम को कर सके। ठीक है, आगे समझते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु अगर समझे इसको लीडरशिप को लेकर के, देखिए दिशा निर्देशन करता है, एक जो एक डायरेक्शन का काम होता है, एक नेता ही एक डायरेक्शन करता है कि भाई इस दिशा में जाना है, ऐसे करना है, ये करना है। नेता समुदाय को सही दिशा देता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नेता क्या करता है, सहभागिता सुनिश्चित करता है कि कौन कितना क्या करेगा। ठीक है, यानी अच्छे नेता की मौजूदगी से लोग कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेते हैं और किसको क्या करना है, एक लीडर की देखभाल में ही सभी संगठन के कार्य लोग करते हैं सही तरीके से। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेता जो होता है कठिन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। यानी कि कोई कठिन सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें उसको तुरंत निर्णय लेना है, ऐसे में एक नेता को हमेशा एक ऐसे निर्णय के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि वो उसको कभी भी कोई भी निर्णय देना पड़ सकता है, कभी भी कोई सिचुएशन आ सकती है। ऐसे में एक नेता को प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी होता है, तो एक नेता ही ऐसा कर सकता है। चौथी बात, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, नेता अपने आचरण से क्या करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, प्रभावित करता है। नेता की बातों को लोग सुनते हैं। नेता के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो जब जब कोई बात कहे तो उसको लोग सुने, चार आदमी उसकी बातों को सुने। ठीक है, अपनी बातों में अट्रैक्शन, उसकी बातों में अट्रैक्शन हो, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता हो। ठीक है, पांचवी बात, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन अगर नेता के अंदर है तो बहुत जबरदस्त बात है। अपने संगठन में, अपने उसमें एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है, यानी कि सह अस्तित्व की, एक दूसरे से तालमेल बैठा करके आगे बढ़ने की। तो वह समुदाय और अधिकारियों के बीच सेतु का कार्य करता है। कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी या समुदाय जो होते हैं आपस में मिले रहते हैं और सभी के बीच में या सभी का एक चहीता होता है नेता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बिना नेतृत्व के प्रसार कार्यक्रम निष्क्रिय हो जाता है। एक सक्षम नेता ही विकास की योजनाओं को वास्तविक सफलता दिलाता है। अगर नेता अच्छा होगा तो जो सफलता होगी कार्यक्रम की वो हो जाएगी। अगर नेता ही घटिया क्वालिटी का हुआ तो फिर कार्यक्रम ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए एक कुशल नेतृत्वकर्ता की बहुत जरूरत होती है। और इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार कार्यक्रम में भी एक नेता की, एक मुखिया की बहुत जरूरत होती है। कहते नहीं कि एक जुलाहा मतलब एक जो है अगुआ बिना 900 जुलाहा डूब के मर जाते हैं। अगुआ मतलब कि उनको किस दिशा में जाना है उनको नहीं पता है, नाव कैसे चलानी उनको नहीं पता है। तो कहीं न कहीं पे एक नेतृत्वकर्ता, एक दिशा चालक, एक संचालक होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो आपकी बेड़ा को पार लगाए। 10वां क्वेश्चन आप देखिए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, प्रभावी मूल्यांकन इफेक्टिव एवोल्यूशन के लिए मानदंड कौन कौन से होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन सी कसौटियां होती हैं जिनके आधार पर हम इफेक्टिव मूल्यांकन कर सकते हैं संगठन का। मूल्य अंकांकन कब किया जाता है, जैसे कोई संगठन है, कोई प्रसार कार्यक्रम हमने चलाया, वह प्रसार कार्यक्रम कहाँ तक सफल रहा और कहाँ तक असफल रहा, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, इसको जानने के लिए ही मूल्यांकन प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। मूल्यांकन के द्वारा, मूल्यांकन को संरक्षित कीजिए, मूल्यांकन, मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है, कोई कार्यक्रम, कोई प्लान जो हमने सेट किया था, कोई प्रसार कार्यक्रम, कोई योजना हमने बनाई थी, वह योजना कहाँ तक सफल हुई और कहाँ तक असफल हुई, असफलता क्यों मिली, कैसे मिली, कितना सफल हुआ, उसको जांचना। क्या जिस मापदंड या उस जिस उद्देश्य के साथ हमने प्लान बनाया था, क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ या फिर वह उद्देश्य नहीं पूरा हुआ, क्या उस उद्देश्य में जो है हमारे कार्यक्रम में कोई कमियां रह गई या उद्देश्य हमने ज्यादा रख लिया था। इन सभी चीजों को आंकता है, जांचता है, परखता है। इसी प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। इफेक्टिव मूल्यांकन कब, यानी प्रभावी मूल्यांकन किसी योजना का कैसे करते हैं, यही प्रश्न पूछा गया। प्रभावी मूल्यांकन का जो मापदंड है वो क्या होता है, उसकी कसौटी क्या है, प्रभावी मूल्यांकन की कसौटी क्या है। तो कसौटी की अगर बात करें बेटा, हेडिंग डालिएगा प्रभावी मूल्यांकन के मानदंड। देखिएगा, प्रभावी मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम की सफलता, उसकी उपयोगिता और कमियों को समझने के लिए किया जाता है ताकि संगठन
या कोई कार्यक्रम जो हमने किया था उस कार्यक्रम में क्या कमियां रह गई हैं, कार्यक्रम कहाँ तक सफल हो गया है और कार्यक्रम की उपयोगिता कितनी रही है समाज के लिए, क्या उपयोगिता थी इस कार्यक्रम की प्लान की या उपयोगिता नहीं थी, हम लोगों ने ऐसे कर ली। उसी को जांचने के लिए एक प्रक्रिया करी जाती है, उस प्रक्रिया को मूल्यांकन की प्रक्रिया कहा जाता है। मुख्य मानदंड जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले उनको समझते हैं। पहला है उद्देश्य की पूर्ति यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई उद्देश्य, जिस उद्देश्य के साथ कोई जो है संगठन बनाया गया था या कोई प्लान किया गया था, प्लान किस उद्देश्य या कार्यक्रम जो चलाया गया था उसका क्या उद्देश्य था, वह उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, क्या कार्यक्रम ने निर्धारित जो उद्देश्य था या लक्ष्य था, गोल था, क्या पूरा किया कि नहीं किया, इस प्रश्न को जांचता है मूल्यांकन। दूसरा जो कसौटी है वो लाभार्थियों की संतुष्टि यानी कि बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन, यानी जिनके लिए कार्यक्रम चलाया गया था, वो कार्यक्रम जिनके लिए चलाया गया था वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, इसको भी जांचना, प्रभावी मूल्यांकन इसको भी जांचता है। यानी क्या लोगों को वास्तव में लाभ उस कार्यक्रम से हुआ जिस कार्यक्रम को आपने चलाया, इसको जांचना प्रभावी मूल्यांकन होगा। तीसरा होगा संसाधनों का उपयोग यानी कि यूज ऑफ रिसोर्स, जैसे समय, धन और मानव संसाधन का सही प्रयोग आपने किया है कि नहीं किया है। मान लेते 10,000 खर्चा होना था इस कार्यक्रम में, आपने 20 कर दिया है, या 10,000 खर्च करना था आपने 8,000 में काम निपटा दिया है। या फिर आप देखते हैं धन, समय, कितने समय में लगना चाहिए, कितना समय, मानव संसाधन, पूंजी बची कि नहीं बची, जितना जरूरत थी उतना लगा कि उससे ज्यादा आपने लगा दिया। इस मापदंड पर भी हम इसको जो है खड़ा करते हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्या कार्यक्रम का प्रभाव अस्थायी है अथवा अस्थायी है, कार्यक्रम जो है इसका जो इफेक्ट पड़ा है समाज पर, क्या वह इफेक्ट लंबे समय तक चलेगा अन्यथा नहीं चलेगा। इन सभी चीजों को जांचना परखना भी इफेक्टिव जो है मूल्यांकन का एक तरीका होता है, एक मापदंड होता है। नवीनता और व्यवहारिकता यानी इनोवेशन एंड प्रैक्टिबिलिटी या प्रैक्टिलिटी, यानी कि क्या कार्यक्रम व्यवहारिक और नवाचारी है, नवाचारी माने नया है, व्यवहारिक है, लोग उसको समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, व्यवहार में लोग उतार पा रहे हैं, जो कार्यक्रम आपने चलाया, जो शिक्षा दी आपने प्रसार कार्यक्रम में, उस शिक्षा को या उस शिक्षा से लोग लाभ पा रहे हैं या उसको लोग व्यवहार में उतार पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसकी जांच पड़ताल करना भी इसमें शामिल है। इन सभी कसौटियों पर हम इसी मूल्यांकन को हम प्रभावी मूल्यांकन कह सकते हैं, अगर ये सही हो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रभावी मूल्यांकन कार्यक्रम की दिशा तय करता है और भविष्य के सुधार के अवसर प्रदान करता है, ताकि भविष्य में और सुधार कैसे किया जा सकेगा इसके लिए एक अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, सामुदायिक गृह विज्ञान में और इस सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए, गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या भूमिका है गृह विज्ञान में, ऐसा मान सकते हैं। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य समुदाय को शिक्षा देना, समुदाय को स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र, बाल विकास और संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट की जानकारी प्रदान करने के लिए गृह विज्ञान प्रसार की जरूरत पड़ती है। भूमिका इसकी ये है समाज में कि स्वास्थ्य और पोषण सुधार, लोगों को संतुलित आहार और स्वास्थ्य शिक्षा देने का उद्देश्य के साथ काम करता है। ये तो स्वस्थ और पोषण सुधार ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही साथ में अगला दूसरा है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना, महिलाओं को उनके अधिकार, जिन अधिकारों से महिलाएं वंचित हैं उन अधिकारों को दिलवाना, ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसी के द्वारा होता है, गृह विज्ञान प्रसार के कार्यक्रमों के द्वारा। इसके अलावा बाल विकास, बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर जागरूकता फैलाना, यह भी रहा है। इसके अलावा अगली विशेषता परिवार नियोजन और स्वच्छता, इस समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना, कम बच्चे हो इसके लिए परिवार नियोजन की जानकारी देना, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार की जानकारी देना। तकनीकी जानकारी, ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उससे जोड़ा जाए ताकि सभी लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज को जान पाए, हर एक प्रकार की जो है योजनाओं को जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनके प्राप्त कर पाए।
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार सामुदायिक विकास का आधार है जो समाज को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाता है। समाज आत्मनिर्भर प्रगतिशील जो प्रसार कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के द्वारा संभव हो पाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हम WHO कहते हैं, उसके क्षेत्रीय संगठनों पर टिप्पणी कीजिए। WHO की अगर बात करें बेटा, WHO का क्षेत्रीय संगठन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं इसको। परिचय लिखिए इसका। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो है स्थापना हुई 1948 में हुई थी। इसके विश्व भर में 6 क्षेत्रीय संगठन हैं जो स्वास्थ्य नीतियों और योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर संचालित करते हैं। जो 6 क्षेत्रीय संगठन है WHO को 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें पहला है आपका रीजनल क्षेत्रीय संगठन है जो कि प्रभावित करता है। FARO को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीजनल ऑफिस फॉर अफ्रीका, अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य विकास पर केंद्रित है ये। WHO के द्वारा जो है ये एक संगठन है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनके विकास के लिए, अफ्रीका महाद्वीप के लोगों के विकास के लिए, डेवलप के लिए बनाया गया है। दूसरा संगठन है WHO का, उसका नाम है AMRO या PAHO यानी रीजनल ऑफिस फॉर द अमेरिका, यानी अमेरिका महाद्वीप के स्वास्थ्य सुधार के लिए WHO की संस्था है AMRO, ये क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है। जैसे ही प्रयागराज का क्षेत्रीय से, प्रयागराज में क्या है? माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? क्षेत्रीय संगठन, उसका क्षेत्रीय संगठन आपका कहाँ पर है? जो है BHU में है, मतलब सॉरी BHU कह रहा, बनारस में है। ऐसे क्षेत्रीय संगठन होते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला संगठन है SEARO, रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे भारत सहित तमाम सारे देशों के लिए। तो ये एक प्रकार से ये क्षेत्रीय संगठन काम करता है WHO का। इसके अलावा चौथा संगठन है यूरो, रीजनल ऑफिस ऑफ फॉर यूरोप, यानी यूरोप महाद्वीप में स्वास्थ्य नीतियों का संचालन करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। ये WHO का, ताकि स्वास्थ्य सही रहे सबका। अभी कोरोना पीरियड में यही सब संस्थाएं काम कर रही थी। EMRO, रीजनल ऑफिस फॉर ईस्टर्न मेडिटेरियन, यानी पश्चिमी एशियाई और उत्तर अफ्रीकी देशों के लिए ये है। इसके अलावा अगला जो आपका रीजनल संगठन है इसका WPRO, रीजनल ऑफिस फॉर वेस्टर्न पैसिफिक, यानी प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं प्रशांत महासागर के, उन देशों के सुधार के लिए जो प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं, जैसे जापान वगैरह या और तमाम प्रकार के छोटे छोटे देश, उन सभी के स्वास्थ्य के लिए ये व्यवस्थाएं करता है। तो ये 6 प्रकार के रीजनल ऑफिस हैं, किसके? क्षेत्रीय संगठन के या क्षेत्रीय उसके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। इसका महत्व समझते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या बेटा? इसका महत्व देखिएगा, का महत्व रीजनल ऑफिस का WHO का। देखिए WHO के जो क्षेत्रीय संगठन है, ये क्षेत्र विशेष की समस्या को ध्यान में रखते हैं और उन समस्याओं को ध्यान में रख करके स्वास्थ्य योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब WHO को अकेले काम करना होगा तो थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए उसको अलग अलग क्षेत्रों में या क्षेत्रीय कार्यालय बता दिए गए ताकि वो अपने अपने एरिया के जो है चीजों को देखें। इसके तहत जैसे महामारी का नियंत्रण करना, जैसे कोरोना अभी आया था तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत काफी हद तक इसने काम किया है। इसके अलावा टीकाकरण हुआ कोई वैश्विक स्तर पर, जैसे कोरोना का टीका लगना हुआ या फिर कोई भी टीका लगना हुआ, तो उसके लिए भी मातृ यानी माताओं का और शिशुओं के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए WHO काफी भूमिका निभाता है। ये बात आप ध्यान रखें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व के सभी देशों में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य को अच्छे करने के लिए जाना जाता है। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपको ये सब पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। ऐसे ही और PDF नोट्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। 9161936062 इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS कीजिएगा बेटा? SMS करना आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। आपने देखा होगा आज 12 क्वेश्चंस मैंने जो बताए, ये 12 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके 8 इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। ऐसे 2-3 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेंगे, वैसे ये भी देखा होगा आपने शुरू में जब कुछ भी नहीं पढ़ा था, आपने ये देखा होगा आपके अंदर एक झलक पैदा हुई कि कितना जबरदस्त तरीके से गुरुजी ने बताया है और पेपर मिल जाए तो मैं भी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, 5th सेमेस्टर के लिए कोर्स की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। जिन बच्चों को जुड़ना है, मतलब नोट्स वगैरह बन चुका है, बन रहा है, वो सब मिलेगा आपको ग्रुप में।
अपना नाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। यूनिवर्सिटी का नाम सबको लिख करके भेजिएगा। जैसे भेजेंगे तो आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको अपना जो है फीस जमा कर देनी है। 100 रुपए फीस आपको क्यूआर कोड पर जमा करनी है। आप अगर नहीं चलाती हैं ऑनलाइन माध्यम या नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से, अपने भाई से, अपने पिताजी से, अपने दोस्त, अपने मित्र हित्र से, किसी से भी फीस आप जमा करवा सकती हैं इस स्कैनर पर। और जैसे ही फीस जमा हो जाएगी आपकी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है। वहीं पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है। वहीं पर आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स व्यवस्था आपकी बार क्या है कि प्रत्येक यूनिट की, यानी कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक की पीडीएफ की व्यवस्था करी जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन सभी क्लास के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आज के वीडियो के माध्यम से हमने 8वीं इकाइयों से बनने वाले प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप अगर ऐसे ही 2-3-4 मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा, 2 मॉडल पेपर कम से कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पूरा होम साइंस कवर हो जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं फंसेगा, ठीक है। सब कुछ मिलेगा। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका इसे सभी सब्जेक्ट का, दोनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। और को करिकुलर की तैयारी पूरी। को करिकुलर आपकी बार कठिन है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसकी प्रैक्टिस सेट मिलेगी आपको कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। केवल होम साइंस नहीं, तो जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी का पिछले साल का पेपर, साल फार्म में सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में ही। जिन बच्चों को जुड़ना, तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए जबरदस्त सिलेबस है। और कुछ बच्चे हमारे हैं जो कहते हैं गुरुजी हमको 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में दोनों में आप ही से पढ़ना है, तो क्या हमारे लिए कोई छूट आप रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे बाबू, आपके लिए छूट की व्यवस्था है। अगर आप चाहते हैं कि 5th में और 6th में एक साथ जुड़ जाएं, तो मात्र आपको 150 रुपए ही फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर पूरा बी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक प्रकार से छोड़ा जाएगा। यानी मात्र 100 रुपए में एक सेमेस्टर पढ़ेंगे आप, 5 सेमेस्टर, बाद में फिर आप जुड़ेंगे तो फिर से 100 रुपए आपका लगेगा 6 सेमेस्टर के लिए। लेकिन अगर आप दोनों का एक साथ जुड़ जाते हैं तो केवल 150 रुपए फीस में आपका 5th और 6th सेमेस्टर दोनों जुड़ जाएगा। यानी 50 रुपए की छूट आपके लिए उसमें रख दी गई है। समय लिमिटेड है और लिमिटेड ऑफर है, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तब तक इसीलिए जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें, या फिर जब भी आप एसएमएस करें तो आप एक बार पूछ लीजिए गुरुजी ये ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको जोड़ दिया जाएगा। तो किसी भी विश्वविद्यालय से आप, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजी प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ऐसे ही आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के फेलो मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में जहाँ पर भी हिंदी समझी जाती है उसको मैं पढ़ा, मतलब कि होम साइंस पढ़ाता हूँ। तो होम साइंस नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को करिकुलर में उसकी भी मिलेगी, तो आप आसानी से जुड़ करके पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, चूंकि 1 मिलियन बहुत दिन से सपना है, आप लोग अभी पूरा नहीं कर पा रहे। आपके घर में जितने भी फोन है सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप के सर जी का चैनल है और आपका चैनल शुक्ला पॉइंट आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जो है आप सभी का धन्यवाद, जो आप अभी तक हमारे से जुड़े रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए।